Guys, the thing is, I'm going to be covering Kirchhoff's law once again, ठीक है, by using a question as a model question that you will be utilizing for the rest of your course. लेकिन ये सवाल के शुरुआत में एक थोड़ा सा सवाल एक दिया हुआ है. Let's look at this question. A network of resistors, each of resistance R, यानी सबकी resistance R है, is shown in figure 7.1. We can clearly see this diagram. हमारे पास है R, 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 ठीक है, ये हमारे पास given है. But we can also see that there is a supply XY, शायद XY पे कोई supply होगी या पता नहीं, देखेंगे. S1, S2 जो है ये switches है हमारे पास. You can clearly see that, right? So ये मुझे कहता है switches S1 and S2 may be open or closed. ठीक है, इसने मुझे कहा है कि switches S1 and S2 may be open or closed depending on the situation. Complete this figure by calculating the resistances in terms of R between points X and Y for the switches in the position shown. सबसे पहले ये जो टेबल है ना, ये छोटा सा टेबल बना लो, एटलीस्ट ये लेफ्ट साइड तो बना लो ताकि हम लोग इसके बाद देखें कि क्या होता है. जस्ट डू इट राइट नाउ. क्या कहा है इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर, पहला ऑप्शन इसने दिया है, जरा इधर देखो. इसने कहा है, जरा इधर देखो, पहले केस में इसने कहा है स्विच S1 एंड S2 आर ओपन. ठीक है, अब अगर S1 और S2 ओपन है तो मुझे बोलता है कि यार इस पॉइंट और इस पॉइंट पर हमारे पास रेसिस्टेंस क्या आएगी. ये पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द कंबाइंड रेसिस्टेंस ओवर हियर, व्हाट इज द कंबाइंड रेसिस्टर एट दिस पॉइंट. हमजा के अलावा दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए जस? हाँ बेटे, पहली बात तो यह है कि जीरो कैसे होगी. अगर जीरो होगी तो इस पूरे सर्किट में इंफिनिट करंट होगा, यह बात याद रखो. दिस कैन नॉट बी जीरो. अगर आपने स्विचेस ओपन कर दिए तो जीरो होगा क्या? कभी भी नहीं. अब मैं आपको बताता हूं, जरा सुन लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. समझाने का तरीका, अगर मैंने इस स्विच S1 को ओपन किया तो इसके बीच में एयर आ जाएगी, अग्रीड, आ जाएगी. इसको भी अगर ओपन किया तो इसके बीच में एयर आ जाएगी. टेक्निकली अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो एयर की रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट इन्फिनिट होती है कि नहीं होती है? स्विच ओपन करने का मतलब है कि यू आर एसेंशियली ट्राइंग टू मेजर द रेसिस्टेंस ऑफ एयर. तो एयर की रेसिस्टेंस वेरी वेरी हाई, या हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनिटली हाई. तो इसका मतलब है कि जो पहला आंसर होगा इसके अंदर, उसका आंसर होगा इन्फिनिटली हाई. इन्फिनिटली हाई. प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? आप यार एक काम करो, सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास एक वायर है, ठीक है, अगर एक वायर है, ठीक है, दिस इज अ वायर. अब अगर मैं जो है वायर की एक मैं ओम मीटर उठाकर इधर लगाता हूं, माइंड यू ओम मीटर रेसिस्टेंस मेजर करता है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर इसको लिख रहा हूं. जरा इधर देखो, इसको मैंने उठाकर इस पॉइंट पे भी कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट पे भी कनेक्ट कर दिया, सही है. तो एसेंशियली जो है ना, ये सिर्फ अगर सपोज करो इधर मेरे पास एक रेसिस्टर है, मैं उसकी रेसिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, लेट दिस बी अ रेसिस्टर. ये मेरे पास रेसिस्टर है, ओम मीटर इस रेसिस्टेंस की रेसिस्टेंस मेजर करेगा. यहां तक भी क्लियर हो गया. आपके पास जो डिजिटल मीटर दिया जाता है उसमें ओम मीटर की भी सेटिंग होती है. यू कैन यूटिलाइज दैट टू मेजर रेसिस्टेंसेस. लेकिन अगर आप एक काम करो, बीच में से इधर से रेसिस्टेंस ही हटा दो, ये एसेंशियली फिर एयर की मेजर करना शुरू कर देगा. और एयर का मतलब होता है इन्फिनिट रेसिस्टेंस. इज दैट क्लियर? अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ. इस पूरे सर्किट के अंदर मैंने अगर इसको खोल दिया तो इधर की रेसिस्टेंस इन्फिनिट हो गई, और इधर से भी खोल दिया तो इन्फिनिट हो गई. टोटल क्या हो गई? इन्फिनिट हो गई. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसका मतलब है कि कंबाइंड रेसिस्टेंस जो आएगी वो इन्फिनिटली हाई आएगी. यहां तक क्लियर है? सही है. अच्छा, सेकेंड पार्ट में मुझे बोलता है, जरा इधर देख लो, सेकेंड पार्ट में यह सवाल हमें बोलता है कि ओपन एंड क्लोज्ड. ओपन एंड क्लोज्ड का क्या मतलब है? जरा इधर देख लो. इसने मुझे क्या किया है कि पहला वाला जो है इसको इसने ओपन रखा है, इसको इसने ओपन रखा है, और इसको इसने क्या किया है? क्लोज्ड रखा है. यानी हमारे पास इसको क्लोज्ड रखा है. सही है. अब एक चीज याद करो,
करंट ऑलवेज टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। सही है, हमें पता है कि ये वाली जो लाइन होगी यहां से लेकर यहां तक वाली जो लाइन है इसकी रेसिस्टेंस तो इन्फिनिट है, इन्फिनिट है। अगर करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो भी करेगा तो इस रास्ते से तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये साइड तो ओपन है, तो ये साइड इसको नजर ही नहीं आएगी पूरे सर्किट को। सही है, क्योंकि ओम मीटर भी थोड़ा सा करंट फेंकता है ताकि जो है वो किसी चीज की रेसिस्टेंस मेजर कर सके, तो इसमें से तो करंट पास होगा ही नहीं, ये साइड नजर ही नहीं आएगी इसको। समझ गए? सिर्फ और सिर्फ उसको ये वाली साइड नजर आएगी, और इस साइड की रेसिस्टेंस मेरे पास कितनी आ रही है? 2R है, क्योंकि सीरीज में लगी हुई है। तो पूरे सर्किट को जो रेसिस्टेंस नजर आएगी इधर वो 2R नजर आएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो इसके अंदर जो इसकी रेसिस्टेंस नजर आएगी दैट इज गोइंग टू बी 2R। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? सही है, क्लियर है? अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे बोलता है कि थर्ड स्टेप में बोलता है कि क्लोज्ड एंड क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड एंड क्लोज्ड का मतलब यह है कि वापस से इसी डायग्राम पे आते हैं। इस बार इसने क्या किया है कि इसको भी क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। इन दोनों की कंबाइंड रेसिस्टेंस कितनी थी? 2R थी। इन दोनों की कंबाइंड रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2R। और ये दोनों जो 2R हैं ये एक साथ कौन सी कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, जरा सुन लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर मेरे पास एक रेसिस्टेंस लेट सपोज 10 ओम्स है, सही है, और एक रेसिस्टेंस मेरे पास 10 ओम है, तो एक शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो कि अगर दो रेसिस्टेंसेस पैरेलल में एग्जैक्टली सेम होंगी तो इसकी जो कंबाइंड रेसिस्टेंस आएगी वो इन दोनों को ऐड, बल्कि दोनों को ऐड भी नहीं करना, सिर्फ इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी जो इसका अगर हम लोग शॉर्टकट तरीका लगाएं तो दिस शुड बी इक्वल टू 5 ओम इसकी रेसिस्टेंस आएगी। अगर ये होता 2 होता तो 1 हो जाता। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और अगर आपको तब भी नहीं आ रहा कि भाई ये शॉर्टकट वाला मेथड बड़ा मुश्किल है, तो आप एक काम कर लो, सिंपल एज दैट, RT इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R रेज टू पावर -1 करके निकाल लो। सही है, तो ये टेक्निकली R के बराबर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये चीजें आनी चाहिए, ओ लेवल्स की हैं ये सारी चीजें, समझ गए? सो इसका मतलब है कि जो इसकी कॉम्बिनेशन आएगी कि एक 2R था एक और 2R था, दोनों आपस में किस में आए हैं? पैरेलल में आए। अगर पैरेलल में आए हैं तो पैरेलल में हमें पता है कि ओवरऑल रेसिस्टेंस गिरती है, बट सिंस पैरेलल ब्रांचेस में रेसिस्टेंसेस दोनों बराबर थी और 2 ही ब्रांचेस थी, तो एक रेसिस्टेंस का पकड़ो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यानी 2R डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? R। सही है, तो इसका मतलब है कि आप इधर क्या लिखोगे? R लिखोगे इधर। गॉट इट? अब यहां तक तो चलो ठीक है, क्लियर हो गई। ऑल्दो दिस वाज प्योरली ओ लेवल्स, बट स्टिल द कॉम्प्लेक्सिटी वाज स्लाइटली हाई इफ वी लुक एट द फर्स्ट पार्ट। बस ये याद रखना, अगर स्विच ओपन करते हो तो फिर आपके पास बीच में एयर आ जाती है और एयर की जो रेसिस्टेंस होती है वो इन्फिनिटली हाई होती है। ऑल्दो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बड़ा लगाया, यू कैन ऑल्सो ब्रेक डाउन एयर, यू कैन आयनाइज द एयर एंड मेक करंट फ्लो थ्रू इट। ठीक है, खैर नेवरदलेस वो जब क्वांटम फिजिक्स आएगी तो वी आर गोइंग टू बी डूइंग दिस अ लॉट, कि हम लोग बहुत एक बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है ऑल ऑफ अ सडन उस गैस में जो एक्साइटेशन होगी और फिर सब कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा आपके साथ। खैर नेवरदलेस दिस इज डन। अब आप एक काम करो, दिस इज अ डायग्राम वर्थ ड्रॉइंग। ये वाला डायग्राम आप बनाओ क्योंकि इसके अंदर वी विल बी अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। सो प्लीज डू दिस थिंग। उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा, आप लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन कॉम्प्लिकेशन से ही चीजें आसान होती हैं। लुकिंग एट दिस डायग्राम you will soon realize there are 2 sources in this entire circuit. We can see E1 and we can see E2. E1 ये रहा, E2 ये रहा। अब अगर हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम है which appears to be quite complicated, it really is.
आई एम श्योर यू विल रियलाइज वन सिंपल फैक्ट दैट ओ लेवल फिजिक्स जितनी भी आप पढ़ के आए थे, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके थ्रू, ठीक है? सो यू नीड समथिंग एल्स, यू नीड ब्रॉडर सेट ऑफ टूल्स टू वर्क दिस क्वेश्चन आउट। सही है। अब सबसे पहली चीज है, बिफोर आई इवन बिगिन आई विश टू रिवाइज सर्टेन थिंग्स। सबसे पहले हमारे पास एक था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, मैं दोबारा से करवा रहा हूं ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं KCL, सही है? किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। वो क्या कहता है, कोई मुझे बता सकता है? मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था? Sum of currents entering a node, लिखना चाहो तो लिख लो, a node is equal to sum of currents leaving that particular node, ठीक है? उसी नोड में एक ही नोड को कंसिडर करना है, मल्टीपल को नहीं कर सकते। दैट पर्टिकुलर नोड, इज दैट क्लियर? यानी जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। ये हमारे पास था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सही है? ये किस चीज का कॉन्सिक्वेंस था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का था। मैं लिखवाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि भाई जितना चार्ज है उतना ही चार्ज निकलेगा, ठीक है? अब जरा सुनो, एक और भी हमारे पास लॉ था जिसको हम लोग कहते थे किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसका मतलब होता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये वाला लॉ मैंने कस्टम तरीके से बनवाया था और वो वाला दोबारा इधर लिख लो, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी यूटिलाइजिंग दिस। वो ये है, सम ऑफ ऑल EMFs and PDs in a circuit loop is always zero, सही है? is always zero, ठीक है? मैंने ये भी लिखवा दिया। ये किस चीज का कॉन्सिक्वेंस था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का था, मैंने ये लिखवा दिया। अच्छा, अब सबसे पहले जरा इधर देखो, अब समझाने का तरीका आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन पहले देखेंगे और फिर इसके बाद अप्लाई करने के स्टेप बताऊंगा। पहला वाला तो बहुत ही इजी है, सेकंड वाला थोड़ा सा ट्रिकी था। जरा इधर देखो, द करंट्स इन द नेटवर्क्स आर एज इंडिकेटेड इन फिगर 7.3, यूज किरचॉफ्स लॉ टू स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन I1, I2, I3 एंड I4। इसमें क्या चीजें लिखी हुई आ रही हैं? सिर्फ करंट ही आ रहे हैं, तो करंट वाला ही लॉ लगेगा, राइट? तो पहले, सबसे पहले हमें इस सर्किट डायग्राम के अंदर ऐसी जगह देखनी है जहां पे मेरे पास सारे करंट कहीं ना कहीं मिल रहे हो। आप एक चीज नोटिस करो, सबसे पहले आपका फोकस इस पे जाना चाहिए, I1 पे जाएगा। I1 किस साइड से निकल रहा है? टेक्निकली K साइड से निकल रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, लेट्स मार्क दिस एज अ नोड। आप चाहो तो ऊपर वाला भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? तो हमें पता है कि इसमें से यहां पर मेरे पास जो करंट निकल रहा है वो I1 हो जाएगा, ये भी हो गया। दूसरी बात यह है कि इस नोड में से I3 भी निकल रहा है, सही है? I2 जो करंट है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो, ये वाला करंट इसमें एंटर हो रहा है। मैं इसको भी इधर बना देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी I2 जो कि इसमें एंटर हो रहा है। और I4 करंट जरा इधर देखो, I4 करंट भी इसमें एंटर हो रहा है। कैन यू सी दैट? समझ आ रहा है ये बात? क्लियर कट समझ में आ रहा है? इफ वी फोकस अवर अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर नोड, तो इसमें से मेरे पास क्या चीज बन रही है? अगर मैं इस रिलेशनशिप को बनाऊं तो I2 प्लस I4 शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I3। तो ये हो जाएगा I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I3। सही है? गॉट इट? सही है, सिंपल एज दैट था। ये पहला रूल तो अप्लाई करना बच्चों वाला था, सही है? आप चाहते तो इधर इसको भी नोट बना के आप कर सकते थे, सेम आंसर आता आपका, तब भी सेम आंसर आता। जस्ट रियलाइज दिस फैक्ट, ठीक है? खैर, ये वाला हो गया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। अब हम लोग जो है वापस से बेयर बोन सर्किट डायग्राम में आ गए, ठीक है?
मेरे प्यारे बच्चे, वी आर बैक अगेन ऑन द सेम डायग्राम एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अस यूज किरचॉफ्स लॉ टू स्टेट द रिलेशनशिप। बट अब जरा इधर देखना, E1 E2 यानी वोल्टेजेस का जिक्र कर रहा है, सीधी सी बात है, EMF या वोल्टेजेस एक ही बात है। R I3 इन द लूप NKLMN, जरा इधर देखो, NKLMN यानी आपके पास जो लूप है मैं उसको इंडिकेट कर देता हूं NKLMN, यू कैन सी दैट। अब जरा सुनो, पहला स्टेप क्या होगा जरा सुन लो। अब इसके अंदर किरचॉफ सेकंड लॉ लगेगा, माइंड यू। फर्स्ट स्टेप जो होगा, मैं इधर लिख रहा हूं, फर्स्ट स्टेप मैं इधर लिख रहा हूं, इसका स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चले जाओ इस डायग्राम के बराबर में। फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ अ सुपर लूप करंट in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। सही है, ये पहला स्टेप होगा। मैंने पहला स्टेप डिटेल में लिखवाया है, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ अ सुपर लूप करंट इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो सुपर लूप करंट है ये हम अपनी मर्जी से बनाते हैं और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही बनाएंगे। अब जरा इधर देखो, सबसे पहले मैं इधर सुपर लूप करंट बना रहा हूं, इसको मैंने नाम दे दिया सुपर लूप, ठीक है। हर बार हम लोग वोकैबुलरी में यही वर्ड यूज करेंगे। जरा इधर देखो, अब मैं इसके अंदर एक और काम कर रहा हूं, इसका साइज थोड़ा छोटा किया। सुपर लूप जो करंट है वो यूं घूम रहा होगा, अग्रीड, यूं घूम रहा होगा। एक मिनट, ये अगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा तो मैं ग्रीन कलर से भी कर सकता हूं इसको, ठीक है। अब सही नजर आ रहा है, ये सुपर लूप करंट बना दिया हमने, सही है। अब जरा सुनो उसके बाद अगर हमने सुपर लूप को इसी के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया है तो इसका मतलब है कि ये और ये इग्नोर करना होगा आपको, और ये साइड भी इग्नोर करनी पड़ेगी। आपकी कंसिडरेशन सिर्फ इधर से लेकर इधर तक होगी। यू कैन इग्नोर ऑल द रेस्ट। यहां तक क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है, किसी सोर्स को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट वन ऑफ द सोर्स और एनी फेवरेबल पॉइंट। सेकंड स्टेप ये है, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेलेक्ट एनी फेवरेबल सोर्स। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। अब जरा इधर देखो, मेरे पास E1 भी है और E2 भी है। किसी एक सोर्स को सेलेक्ट कर लो, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। किसको सेलेक्ट करें, E1 को करें या E2 को सेलेक्ट करें? किसको करें, जो भी बोलो। E1 कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले एक काम करोगे, थर्ड स्टेप में मार्क पोलैरिटीज ऑफ सोर्सेस की पोलैरिटी आपको लाजमी मार्क करनी है। लिख लो, मार्क पोलैरिटीज ऑफ सोर्सेस, यानी ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव। कर लिया? फिर उसके बाद ये कहता है कि लेट्स सपोज वी स्टार्ट विथ E1। हम लोग E1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आपको देखना है कि सुपर लूप जो आपने सोर्स सेलेक्ट की है उसके अंदर से कौन से टर्मिनल से एग्जिट कर रहा है। आप मुझे बता दो किस में से एग्जिट कर रहा है। E1 अगर हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्टिंग E1 किया, तो E1 के कौन से टर्मिनल से निकल रहा है सुपर लूप? नेगेटिव से निकल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इधर लिखोगे -E1, पहला स्टेप। अब हम लोग जाएंगे कैसे, जरा इधर देख लो। वी विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, हम लोग यूं करके ही जाएंगे, हमें एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करना है। अच्छा, फिर मैं जाता जा रहा हूं, यहां तक तो पहुंचे, यहां तक तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, ठीक है। कोई वोल्टेजेस नहीं आ रहे थे। उसके बाद जरा इधर आते हैं तो मेरे पास अगेन एक सोर्स आ जाती है। अब ये जो सोर्स है, इसमें से जो ग्रीन वाला जो सुपर लूप है वो किस साइड से निकल रहा है? पॉजिटिव साइड से निकल रहा है। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूं प्लस E2 लिख सकते हैं इधर? यहां तक भी पहुंच गए। फिर उसके बाद जो है हम लोग जाते जा रहे हैं, इधर देखो, वी आर मूविंग लाइक दिस, हम इधर तक गए। अब आ गया रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस आ गई मेरे पास इधर।
अब अगर यहां पे रेसिस्टेंस आई है तो इसमें से करंट कौन सा जा रहा है? I3 जा रहा है। I3 करंट जो है, अब जरा सुनो, अब ये चीज याद रखने वाली है कि अगर सुपर लूप जो ग्रीन वाला लूप है वो और जो एक्चुअल करंट सर्किट में है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो माइनस करना होता है, समझ गए? और अगर हेड ऑन कोलिजन में आते हैं तो ऐड करना होता है। याद है आपको? तो सबसे पहली चीज है कि हमारे पास यहां पे -E1 प्लस E2 तक आया। अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा, बिकॉज हमारे पास यहां पे ये वाला जो करंट है I3 ये भी इस डायरेक्शन में, और सुपर लूप जो करंट मेरे पास चल रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में होगा तो सबट्रैक्ट करोगे, यानी ये हो जाएगा -I3R। अग्रीड? यहां तक भी पहुंच गए। उसके बाद फिर हम लोग चलते जाते हैं, फिर हमने इसको क्रॉस किया, सॉरी इधर से हमने इसको फिर यूं गए और फिर ये खत्म हो गया, कोई और रेसिस्टेंस नहीं आए। तो इसका मतलब है कि दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। ये हमारे पास रूल था, क्रिचॉफ सेकंड लॉ का हमने इस्तेमाल किया था। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यहां तक भी पहुंच गए। अगर ये पहुंच गए तो हमारे पास ये फाइनली अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो ये चीज क्या बन जाएगी? E2 माइनस E1 शुड बी इक्वल टू I3R। अच्छे से इसको रीअरेंज करके मैंने लिख दिया, सही है? ठीक है, इज दिस क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब ये सुपर लूप के रूल्स भी लिख लो, सुपर लूप रूल्स, ठीक है? नंबर 1, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। आप हमेशा ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज करोगे, वैसे आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, लेकिन अपने आप को गोली मार देना अगर ऐसा करो तो, सही है? ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा चीज ये है, इफ रियल करंट and super loop current in same direction, क्या करना चाहिए हमें? सबट्रैक्ट, सही है? सबट्रैक्ट, इसके लिए आप क्या करोगे? सबट्रैक्ट दी वोल्टेज, सही है? यानी V इज इक्वल टू IR, जो भी आए। यहां तक भी पहुंच गए। फिर उसके बाद है इफ रियल करंट एंड सुपर लूप करंट, सॉरी सुपर, ये तो सपर हो गया यहां पर, सुपर लूप करंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी हेड ऑन कोलिजन, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप क्या करोगे? ऐड दी वोल्टेज, समझ गए? ठीक है, वोल्टेज का मतलब है IR, जो भी आ रहा हो, समझ गए? अब इसको याद करने का, अगर कभी जिंदगी में कभी भूल जाओ तो आप इमेजिन करना, दो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां आपस में हेड ऑन कोलिजन करती हैं, सही है? और एक जो स्टीयरिंग पे एक बंदा बैठा हुआ है और दूसरा बंदा बैठा हुआ है, वो विंड स्क्रीन तोड़कर आपस में जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने का मतलब क्या है? एडिशन, समझ गए? इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? याद रहेगा ये सारी चीजें? ये भी हो गया। अब आपका फाइनल टेस्ट है कि आप जो है इस वाले लूप के अंदर भी देखो क्या हो सकता है। NKQN, जरा NKQN पे जाओ, कहां है? पहले मैं एक काम कर रहा हूं, इसमें से सब कुछ मिटा रहा हूं, मैं हटा रहा हूं। दिस नीड्स टू बी रिमूव्ड। अच्छा, एक बात याद रखना, इफ यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन लाइक दिस, क्लैरिटी मस्ट बी मेंटेन, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी कि ट्रेस करो कि हुआ क्या है। आपने जितना इधर फसाद क्रिएट किया उस सबको मिटा दिया, सही है? अब इसने मुझे क्या किया है? NKQN, जरा इधर देखो, NKQN का मतलब है N ये रहा, K ये रहा, Q ये रहा और N ये रहा। यहां तक पहुंच गए? अब आपको क्या करना है? इसके अंदर, इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर आपको क्या लगाना है? क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। आई गिव यू द टाइम टू अप्लाई इट ऑन योर ओन। Okay guys, I gave you enough time.
Now let's go back and the major steps very clearly. जरा इधर देखो, सबसे पहले मैं इसके अंदर एक जो है सुपर लूप बनाऊंगा. सुपर लूप यूं करके घूमेगा मेरे पास. अगेन ये सुपर लूप बना दिया मैंने. ठीक है, लेट्स सेलेक्ट वन ऑफ द बैटरीज ओवर हियर. अब जाहिर बात है एक ही बैटरी है तो उसी से ही स्टार्ट करते हैं. हमारे पास सबसे पहले मैं वर्किंग जो है इस साइड पे कर रहा हूं. ठीक है, आई एम गोइंग टू बी वर्किंग ओवर हियर. इसमें भी प्लस और माइनस लगा दिया. ये सुपर लूप जो करंट है ये किस में से निकल रहा है? नेगेटिव से निकल रहा है. तो इसका मतलब है ये हो जाएगा -E2. यहां तक पहुंचे. अच्छा, फिर उसके बाद हम यूं गए 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 इधर आए. जब इधर आए तो इसमें से करंट कौन सा जा रहा है? I4 जा रहा है इसमें से. अगर I4 जा रहा है तो मेजर चीज रियलाइज करो कि सुपर लूप और I4 करंट जो उसमें से है ये दोनों मिलने वाले हैं, टकराने वाले हैं, तो ऐड होगा. यानी आपके पास ये हो जाएगा +I4R. यहां तक पहुंचे. फिर अगेन आप जो है यहां से यूं जाते जाओगे. अगेन आपके पास आ जाएगा +I4R, क्योंकि सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी होगा, इफ द करंट, द रियल करंट इन द सर्किट इज ऑपोजिट टू द सुपर लूप करंट, ऑलवेज रिमेंबर ऐड करना पड़ेगा आपको. उसके बाद हम घूमते 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 इधर आए तो इसमें से कौन सा करंट जा रहा है? I3 जा रहा है. और I3 करंट भी जो है वो हेड ऑन कोलिजन में आ रहा है. अगर हेड ऑन कोलिजन में आ रहा है तो इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा. ये हो जाएगा I3R. सुपर लूप एंड्स हियर, सो दिस इज इक्वल टू 0. अब आप एक काम करो, इज्जत से इसको रीअरेंज कर दो. तो E2 को मैंने राइट साइड पे फेंक दिया और मैंने इसको रीअरेंज किया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स I4R प्लस I3R. सही है. सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर. देख लो ये आंसर सही है. इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये समझ आया या नहीं आया? सही है. इज दैट क्लियर? नहीं कह सकते. अभी हम लोग नहीं कह सकते. इसके अंदर I3 और I4 हम लोग नहीं कह सकते बराबर है. वी डोंट नो फॉर श्योर. सही है. अनलेस वी डू सम एनालिसिस ओवर हियर, बट वी कैन नॉट एट द मोमेंट. गॉट इट? सही है. यहां तक पहुंच गए. अच्छा सुनो, मैंने आप लोगों को ये वाली की वीडियो बना के भेजी थी, चार्ज कैरियर्स की. पहले मेरा सवाल है, किस किसने देखी थी वाली? सही है. बहुत कम लोगों ने देखी है. सब ने क्यों नहीं देखी है? क्यों इतने फारिग बैठे हुए हो? अगर आप नहीं करोगे तो यार फिर मैं इसको बार बार कराता फिरूंगा यार. खैर, नेवरदलेस, अब जरा सुनो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं थोड़ा सा ब्रिस्क इसकी रिवीजन कर रहा हूं. मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा. डेरिवेशन आपको खुद जाके देखनी पड़ेगी. मैंने डाल दी है तो आपको देखना पड़ेगा. अब जरा सुनो, लिसन, प्लीज लिसन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, हमें एक चीज का बहुत अच्छे से पता है कि जब आप सर्किट को कनेक्ट करते हो तो इमीडिएटली करंट फ्लो होता है. कोई भी डिवाइस लगाते हो इमीडिएटली ऑन होती है. एटलीस्ट वी कैन सी दैट दिस हैपेंस इंस्टेंटेनियसली. बट रिमेंबर दिस थिंग, द मेजर कॉन्सेप्ट इज दैट कि जो एक्चुअल जो चार्ज कैरियर्स है, आप मुझे ये बोल सकते हो कि सर आप चार्ज कैरियर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है. कोई भी चीज हो सकती है. अगर आपके पास सेमी कंडक्टर्स हैं तो उसमें तो होल्स भी मूव करते हैं. होल्स आर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज. तो इसी वजह से हम लोग जो है की वर्ड यूज करते हैं, ग्लोबल वर्ड यूज करते हैं, चार्ज कैरियर्स. लकीली इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने जो है, जरा सुन लो, मैं इसको दोबारा से एक दफा थोड़ा सा इसको रिवाइज ही करा लेता हूं, फिर उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे. जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्कस करूंगा. ये जो मेरे पास है ना, ये एक मेटल का पीस है. अब मेटल में तो हमें पता है जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है. ठीक है. अब आइडिया ये है, मैंने क्या किया है, जरा इसको समझने की कोशिश करना है. यहां पर एक बैटरी कनेक्ट की है. सही है.
मैंने यहां पे एक बैटरी कनेक्ट की है, यहां पे एक लैंप कनेक्ट किया और यहां पर एक स्विच लगा हुआ है। मैंने इस स्विच को जैसे ही क्लोज किया तो होगा क्या कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन इधर एंटर होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर एंटर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल आएगा, यानी दिस हैपेंस इंस्टेंटेनियसली। लेकिन एक चीज जरा ख्याल रखना कि जो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स जो मूव कर रहे होते हैं, दे आर मूविंग वेरी वेरी स्लोली। सही है, दे आर मूविंग वेरी वेरी स्लोली। इनफैक्ट रियलिस्टिकली अगर मैं इसका रिलेशनशिप इधर निकालूं, रिलेशनशिप इसका आता है I इज इक्वल टू NaV/Q रिलेशनशिप आता है। यानी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है I जो है दैट इज द करंट। सही है, दैट इज द करंट। और मेरे पास जो है N जो होता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है कि N क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज या सिंपल चार्ज डेंसिटी भी इसको आप कह सकते हो, चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग कहते हैं। अब चार्ज डेंसिटी जो होता है N, इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इसको कहते हैं। सही है, यही होता है। अब मेरा आप लोगों से एक मासूमाना सा सवाल है कि N के मेरे पास यूनिट्स क्या होंगे। अगर कभी पूछे कि ऐसा यूनिट N का क्या है तो क्या लिखोगे? एनीवन, एक मिनट। यस दर आवर। कोई और बोले? मलाइका? हाँ, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कहां गए? उसका भी तो कोई यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होगा उसका यूनिट। सो फाइनल जो यूनिट आएगा N का वो मीटर-3 आएगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? आई ट्राइड टू कंफ्यूज यू बट यू गाइज वर एडमेंट एट योर डिसीजन, सो दैट मेक सेंस। अच्छा, A क्या है? A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही है, तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया। V क्या है? ये हमारे पास होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और Q क्या है? ये होगा चार्ज ऑफ द चार्ज कैरियर। चार्ज ऑफ द चार्ज कैरियर। यहां तक पहुंच गए? अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, द थिंग यू नीड टू रियलाइज इज दैट V is actually inversely related to the cross section area. अगर मेरे पास, जरा सुनो, मेरे पास एक वायर है इस तरीके से, जरा इधर देखो, ये एक वायर है, ये एक मैंने एक मोटी सी वायर बनाई इधर से, और इसके बाद यहां से आके ये पतली हो जाती है वायर। सही है। और मेरे पास जो है ना, इसके अंदर करंट के डायरेक्शन ये है। मेरा आप लोगों से सिंपल सा सवाल है, बड़ा ही मासूमाना सवाल है, आप जवाब नहीं दोगे यार, एग्जैक्टली जो आप बैठे हुए ना, आप इसका जवाब दोगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि इसका एरिया A था, इसका के एरिया जो है हाफ A कर लेते हैं, लेट्स सपोज। सही है। अब मेरा आपसे सवाल है, इन दोनों में करंट का क्या डिफरेंस होगा? आप जवाब नहीं दोगे, कोई और जवाब सिर्फ ये देगा। कोई डिफरेंस होगा? सेम क्यों रहेगा? क्योंकि ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में तो घंटा कभी भी करंट डिफरेंट होता ही नहीं है। जो करंट पीछे होगा वही आगे भी होगा, तो करंट तो सेम रहेगा। हाँ, लेकिन एक मेजर चीज आएगी, जरा सुनो। हमारे पास अगर यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है तो वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2v हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? डबल हो जाएगी। इसका तरीका अगर आपको ऐसे भी याद नहीं होता तो ये याद कर सकते हो कि यार, अगर आपके पाइप होता है ना, पाइप में से पानी निकल रहा होता है, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है और अगर आप पढ़ने लिखने वाले नहीं हो तो मोस्ट लाइकली गार्डनर ही बनोगे। तो गार्डन में भी ये रूल्स अप्लाई होते हैं। जरा सुनो कि वो जब पाइप होता है, जरा सुनो, उस पाइप को अगर आपने सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है तो उसमें से जो पानी होता है वो डायरेक्टली नीचे गिरता है। लेकिन अगर हम लोग पाइप को थोड़ा सा प्रेस करें, उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, आगे की तरफ निकलता है। सही है।
So try to understand this the same logic is applicable over here. जब जगह कम होगी तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में एक चीज रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवरऑल बहुत स्लो होती है, ठीक है? इज दैट क्लियर? यहां तक भी बात समझ में आ गई? ये चीज मैंने अभी आपको करा दी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए, डेरिवेशन मैंने वीडियो में करा दी थी, आप एक दफा देख लो, समझ में आ जाएगी। सही है। अब हर चीज मैं आपको प्लेट में नहीं दे सकता, क्लास मिस हुई थी मानता हूं, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये हमारे पास अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला लिस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमाल की फॉर्मूला लिस्ट है। अब मजे की बात यह है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है सो फार। ये वाली वो फॉर्मूला लिस्ट है जो आप ओ लेवल्स में करके आए हो, और सबसे बड़ी अजम्पशन ये है कि आपको ओ लेवल की करंट इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए अगर इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस, ठीक है? सो ये वाला जो है Q इज इक्वल टू आई टी बेसिक फॉर्मूला है, चार्ज का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर पूरी जिंदगी आपने अप्लाई किया था। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको मैंने सर्कल से हाईलाइट किया है। ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ की डेफिनेशन से बनाया गया है। आपको पता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये वही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? वर्क डन की जगह पर ई भी आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपके पास क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी आएगी, रेडियो एक्टिविटी के अंदर भी आएगी, एक्सेलरेटर्स के अंदर भी आएगी, सही है, लीनियर एक्सेलरेटर्स लाइनैक के अंदर भी आएगी, आपके साइक्लोट्रॉन के अंदर भी यूज होती है। हर जगह पर ये वाली एक वाहिद इक्वेशन है जो हर जगह पे यूज होती है। इज दैट क्लियर? पार्टिकल एक्सेलरेटर से लेकर दुनिया की कोई भी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ये घूम फिर के वापस आएगा कभी ना कभी, सही है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ये आपको बचपन से पता है। इसी की जगह पर हमारे पास एक और इक्वेशन भी आ जाती है, आपके सामने मैंने इधर भी प्रेजेंट कर दी है कि भाई P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी आपको पता है, और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे मेरा दिल जो है फिदा हुआ है, वो ये वाली है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सही है, आई एम इन लव विद दिस P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। बट आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप विद P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये वाला यूटिलाइज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉमन सेंस और दिमाग चाहिए होगा, सही है, एट टाइम्स, लेकिन कभी कभार यही ऑप्शन बचता है। बट बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये सारी एनर्जी इक्वेशंस है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, पावर इटसेल्फ इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम होता है, या मैं इसको लिखता हूं पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, यानी एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो जितनी भी एनर्जी वाली इक्वेशंस है उनमें सिर्फ एक चीज कॉमन है, ये चीज नजर आ रही है, सिर्फ मैंने जितने भी पावर वाले थे फॉर्मूलाज उनके अंदर मैंने क्या मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये भी हो गया। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को ये वाले कुछ क्वेश्चंस करवाए थे उस वीडियो के अंदर, मैं अभी दोबारा नहीं करवाऊंगा ये क्वेश्चंस, आप लोग जाके वीडियो में देख लेना। ये वाले तकरीबन ओ लेवल डिफिकल्टी वाले सवाल है, एक्सेप्ट दिस वन। ये वाला थोड़ा सा ए लेवल वाला डिफिकल्टी का है, क्योंकि इसके अंदर रेसिस्टिविटी वाला का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। रेसिस्टिविटी भी आप ओ लेवल्स में करके आए, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि इस बार इसने क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिया, डायमीटर दिया हुआ है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता है कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है, ताकि आप रेडियस में चले जाओ एरिया निकालने के लिए। तो ये भी मैंने करवा दिया आपको। उसके बाद हमारे पास ये कुछ ग्राफ्स थे, दे वर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ये वाला जो सवाल है ना, दिस इज वर्थ डिस्कसिंग वंस अगेन। ये वाला सवाल मैं समझता हूं, क्योंकि हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे फोकस किया है, तो ये वाला सवाल मैं एक दफा आप लोगों को दोबारा समझाना चाहता हूं, क्योंकि इसके अंदर एक मेजर चीज आ रही है जो कि मुझे लगता है कि डिस्कस कर लेने में दोबारा हर्ज नहीं है, ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। लिसन, ये मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है,
ठीक है, ये मैंने सारा वीडियो में कवर कराया था, लेकिन इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो इसने बात की थी। इवन हमजा आप भी इसको दोबारा देख लो। फिगर 12.5 शोज अ सर्किट। ये हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल E2। आपको इस पर्टिकुलर सेल का आपको ईएमएफ निकालना है, सही है, ये मेरा मेजर टारगेट है। फॉर द करंट थ्रू द एमीटर टू बी 0। ये बोल रहा है कि आप इसका ईएमएफ निकालोगे, दिस इज योर टारगेट, लेकिन एमीटर में करंट 0 होना चाहिए। अब मेरा एक सवाल ये है कि अगर मेरे पास यहां से घूमता हुआ करंट आ रहा है, तो इस वाले जो मेरे पास यहां से यहां तक वाला लूप होगा, ये वाला जो लूप है, इसमें जब करंट नहीं होगा तो ये वाला करंट कहां जाएगा? नीचे ही जाएगा डायरेक्टली। यानी जो मेरे पास यहां से लेकर यहां तक करंट आएगा वो राइट साइड पे तो घूम नहीं सकता, क्योंकि वहां पे मैंने मना कर दिया है कि वहां पे करंट नहीं होना चाहिए। तो यही करंट इसमें से गारंटीड पास होगा। तो ये चीजें, कुछ चीजें आपके सवाल में मेंशन होती हैं, अगर आप विजिलेंट नहीं होगे तो नहीं कर पाओगे। यहां तक पहुंच गए। खैर, ये बात तो हमारे पास क्लियर हो गई, लेकिन सिंस वी आर अगेन डीलिंग विद डबल सोर्स, इट मेक्स सेंस that we focus our attention on the Kirchhoff's laws। अब इसके बाद आप एक चीज नोटिस करोगे कि यार ये क्या है, R1 कैपिटल लिखा हुआ है, R2 कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन ये कौन सी फसाद है इधर? इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा मैं अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस को फिलहाल ऐसे समझ लो कि जो आपकी बैटरी होती है ना, उसकी भी अपनी एक रेसिस्टेंस होती है, और उस रेसिस्टेंस को हमेशा सीरीज में शो करते हैं, जिस तरह इसमें शो किया हुआ है। समझ गए ये बात? यानी अगर 5 वोल्ट की बैटरी है और आपने उसके साथ अगर लैंप कनेक्ट किया है, अगर आप दोबारा वोल्टेज मेजर करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि लैंप के अंदर जो वोल्टेज आ रहे होंगे वो एग्जैक्टली 5 वोल्ट्स नहीं आएंगे, कुछ वोल्टेज जाया भी हो रहे होते हैं। वो वोल्टेज बेसिकली ये वाला रेसिस्टर खा रहा होता है। ये रेसिस्टर हमेशा मॉडल करते हैं इसी तरीके से। और अगर आप इधर देखो, ये जो डॉटेड लाइन है, दिस डॉटेड लाइन शोज यू द एंटायर सोर्स। बेसिकली अगर हम लोग फोकस करें कि बैटरी के टर्मिनल्स फिर कहां हैं, तो वो टर्मिनल एक ये है और एक ये होता है। इज दैट क्लियर? लेकिन अब एक और, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस में कोई टेक्निकल डिफरेंस है? नहीं है। All these resistance should be treated as same। सही है? यानी फॉर्मूला में अगर ये सीरीज में आ रहा है तो सीरीज में ही लगाओगे। समझ गए? क्लियर है? कोई इसको नई चीज नहीं है। सिर्फ इंटरनल रेसिस्टेंस का जो नाम होता है वो हम लोग छोटा r लगा के लिखते हैं। यहां तक क्लियर है? खैर, ये सारी बातें तो हो गई। अब जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब हम लोग करने वाले हैं इसको रिजॉल्व। सही है? हमारा मेजर प्राइम टारगेट है टू फाइंड E2। अब E2 तक जाने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये सर्किट डायग्राम गिवन था, इसमें और कुछ भी नहीं है मेरे पास। दिस वाज बेयर बोन सर्किट डायग्राम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे पास करंट यहां से फ्लो कर रहा है। एक मिनट, ये वाला जो करंट है ये यहां से जा रहा है, ये करंट घूमता हुआ यूं भी जा रहा होगा। अग्रीड? तो इसका मतलब है कि मैं एक चीज तो प्रिडिक्ट कर सकता हूं, इनफैक्ट रियलिस्टिकली जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, रियल करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। इसका नाम I है। सही है? यहां तक पहुंच गए? हम एक काम करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि सुपर लूप लगाते हैं इसके अंदर। सुपर लूप इस बार मैं लगा रहा हूं इधर से लेकर इधर तक, ये वाला सुपर लूप लगाया, बल्कि इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता तो ज्यादा अच्छा था। ये सुपर लूप हो गया। अगर मैंने सुपर लूप इस पे बनाया तो इसका मतलब है कि इसकी तो कोई औकात नहीं है अभी फिलहाल। तो हम लोग अभी यूटिलाइजिंग दिस सुपर लूप, लेट्स ट्राई एंड फाइंड द करंट। हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर सुपर लूप लगाया है तो इसका मतलब है किरचॉफ सेकंड लॉ लगेगा। तो पहले जब भी आप अपना आंसर भी कंस्ट्रक्ट करोगे पेपर के अंदर, तो आप लिखोगे अप्लाइंग KVL
KVL सबको पता है कि KVL क्या है, तो लिख सकते हो आप KVL, ठीक है। अप्लाइंग KVL, स्टार्टिंग पोजीशन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सुपर लूप जो है, इसमें से जो सुपर लूप जो है इस वाली बैटरी में से कौन से टर्मिनल से निकल रहा है? पॉजिटिव से निकल रहा है। तो इसका मतलब होगा कि हम लोग इधर लिख सकते हैं पॉजिटिव 2.2, सही है। उसके बाद हम लोग जाते जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये मैंने इरेजर गलती से यूज कर दिया था इधर, ठीक है। अब अगर हम लोग ऐसे जाते जा रहे हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब हम लोग यूं जाते जा रहे हैं तो इधर आ गए। अब इधर सुपर लूप और करंट का सेम डायरेक्शन है। अगर सुपर लूप और करंट का एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन है तो क्या करते हैं? माइनस, यानी ये हो जाएगा -I/6 कर लूं डायरेक्टली, सही है, क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस गिवन थी 6 थी। फिर उसके बाद हम लोग इधर पहुंचते हैं। इधर आके आपको एक चीज रियलाइज करनी है कि हमारे पास एमीटर 0 रीड कर रहा है, तो यही करंट जो आई होगा वो भी इसमें से ही जा रहा होगा, समझ गए ना। तो इसमें से तो कोई करंट नहीं जा रहा है, इसमें से कंफर्म आई जा रहा है। लेकिन ऐसे सवाल में आपको पहले जज करना पड़ेगा कि आप इसको ऑटोमेटिकली आई मार्क मत कर देना। अगर यहां पे मेरे पास इस एमीटर में रीडिंग आ रही होती तो ये कभी भी आई नहीं होता, समझ गए। तो जस्ट बी केयरफुल। लेकिन लकीली इस पर्टिकुलर सवाल में बोला था कि एमीटर जो है वो घंटा 0 रीड कर रहा है। अगर वो 0 रीड कर रहा है तो कंफर्म आई इसमें से जा रहा है। तो अगर आई इसमें से जा रहा है तो अगेन हम लोग कर सकते हैं -I4 कर लो, उसको यहां तक भी पहुंच गए, I4 तक भी पहुंच गए। और उसके बाद हम घूमते हुए गए, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, फिर ये इंटरनल रेसिस्टेंस आ गई। और इंटरनल रेसिस्टेंस में से भी ये करंट जो है सेम डायरेक्शन में है, तो ये अगेन हो जाएगा -I/1, यहां तक पहुंच गए। यानी एट द एंड ऑफ द डे दिस बिकम्स 2.2 इज इक्वल टू 6I - 4I - I, and this becomes 2.2 is equal to 11I, यहां तक पहुंच गए। यानी I is equal to 2.2 divided by 11, ये कितना हो जाएगा? 0.2 एम्पियर्स, यहां तक पहुंच गए। इज दैट क्लियर? अब अगर आप यहां तक पहुंच गए, सही है, दिस पार्ट इज डन। फिर आप एक काम करोगे, सबसे पहला काम ये करोगे कि पेन रबर लोगे, जितना आपने फसाद किया था उसको मिटा दिया, मेकिंग श्योर कि आपने सही किया हो। फिर आप एक सुपर लूप उठाकर इधर बना दो और इधर आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दो। एक मजे की बात ये है, इस बार जो ये करंट था वो हम लोग पहले ही निकाल सकते हैं, तो 0.2 एम्पियर्स है। जरा सुपर लूप लगाओ, E2 की वैल्यू निकालो। After successfully applying Kirchhoff's voltage law into that small loop over there, you should be able to get E2 is equal to -0.8, ठीक है। यानी अगर अभी रियलिस्टिकली अगर देखा जाए, बैटरी को उल्टा लगाना पड़ेगा ताकि आपके पास सही रीडिंग आए। वो भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग अभी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये चीज़ मैंने पिछली वाली वीडियो में पूरी की पूरी डिराइव करवाई थी, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ। ये आपको दोबारा से देखनी पड़ेगी। अब उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल रेसिस्टेंस का मेजर चीज़ आती है, विच इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ज़रा सुन लो, सबसे पहली चीज़ है, रियलिस्टिकली मुझे एक बात बताओ, आप कभी मोबाइल फ़ोन में भी अगर आप बैटरी ऑपरेट करते हो, बैटरी गर्म तो होती है ना। गर्म का मतलब है एनर्जी वेस्टेज, यही मतलब है। प्लीज बिहेव, सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जितनी भी सोर्सेज होती हैं दुनिया में, जितनी भी सोर्सेज होती हैं, ओ लेवल्स में हम इंटरनल रेसिस्टेंस का जिक्र नहीं करते थे। बट राइट नाउ व्हेन डीलिंग विद सोर्सेज यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि जितनी भी सोर्सेज हो, सेल हो, कोई भी चीज़ हो, इवन आपके पास सोलर प्लेट हो, इन सब की एक इंटरनल रेसिस्टेंस लाजमी होती है। बिकॉज सीधी सी बात है, some work eventually has to be done
in converting other forms of energy into electrical energy। ये बात भी आपको याद रखना है कि कुछ न कुछ, जैसे केमिकल से अगर जा रही है इलेक्ट्रिकल में, तो कुछ न कुछ तो वर्क डन उसमें भी जाएगा ही जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं जाए, सही है। आइडियली नहीं जाएगा लेकिन रियलिस्टिकली जाएगा, सही है। तो ये याद रखना कि इंटरनल रेसिस्टेंस, आप ये भी कह सकते हो कि भाई टर्मिनल्स की रेसिस्टेंस, अगर आपको ऐसे याद रहने के लिए कि भाई टर्मिनल की भी अपनी रेसिस्टेंस होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है जो मैं आपको जो ना अपने कुछ स्टाइल अपने मेमोराइज करवाने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जरा सुनो। हमारे पास एक सिंपल सी एक बैटरी लगा लेते हैं इधर। लेट दिस बी अ सिंपल बैटरी, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सही है। ये मैंने ली 5 वोल्ट की बैटरी। यहाँ तक तो क्लियर है, 5 वोल्ट की बैटरी है। अब आप जरा सुनो, 5 वोल्ट है। इनफैक्ट अगर आप वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करोगे, मोस्ट लाइकली 5 वोल्ट ही रीड कर रहा होगा, सही है। 5 वोल्ट ही रीड कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ एक काम करोगे, एक लाइट बल्ब उठाओ और इस लाइट बल्ब को इसके साथ कनेक्ट कर दो, और फिर आप वोल्ट मीटर उठाओ और इधर लगा दो। अगर आपने ये वोल्ट मीटर रीड करने की कोशिश करोगे, आप ओ लेवल से तो यही सीख कर आए थे कि अगर 5 वोल्ट इधर है तो 5 वोल्ट उधर होंगे। लेकिन ये वाला जो वोल्ट मीटर होगा, ये पूरे 5 वोल्ट रीड नहीं कर रहा होगा, ये रीड कर रहा होगा 4.9 वोल्ट्स। अगर ये 4.9 वोल्ट्स रीड कर रहा है तो इधर आप बोलोगे कि सर ये क्या हो गया, तो बैटरी कमजोर थी है। नहीं, हुआ ये था कि बेसिकली जो 0.1 वोल्ट्स थे, इसको हम लोग कहते हैं लॉस्ट वोल्ट्स। ये लॉस्ट वोल्ट्स जो होते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस में जाया हुए थे, क्योंकि सीधी सी बात है उसमें से भी तो करंट फ्लो हो रहा है। अब एक चीज याद रखना, सुन लो, इस तरीके को मेमोराइज कर लो, क्योंकि मैं ये बार बार चीज बोलूंगा। अगर आपको इंटरनल रेसिस्टेंस के इफेक्ट्स को कम करना है, सही है। मैं अभी आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे सपोज करो मैं आपको इस तरीके से डिटेल में समझा रहा हूं, जरा सुनना, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया है समझाने का, तो वो वाला अप्लाई करते हैं। जरा इधर देखो, सबसे पहले मेरे पास एक सोर्स है, ये है, ठीक है। ये है मेरे पास सोर्स। अब जरा सुनो, मेरे पास इसकी रेसिस्टेंस है, लेट्स सपोज 2 ओम्स है, ठीक है, 2 ओम्स है। अब जरा सुनो, मैंने कहा कि भाई इसकी जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, जो कि मैं हमेशा सीरीज में ड्रॉ करूंगा, वो 1 ओम है। मैंने कह दिया 1 ओम है, 1 ओम है, सपोज करो 1 ओम है, ठीक है, 1 ओम है। देखिए बहुत ज्यादा बोल रहा हूं लेकिन 1 ओम है, चलो ठीक है। अगर 1 ओम है, मेरा आप लोगों से सिंपल सा सवाल है, 10 वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट की बैटरी थी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक वोल्ट मीटर इधर लगा हुआ है, ये पूरी सप्लाई है मेरे पास, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। मेरे को ये बताओ कि अगर इधर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, नॉर्मल ओ लेवल वाली फिजिक्स लगा के इस वोल्ट की, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाल सकते हो कितनी आ रही है? 6.7। कोई और भी निकाले? बेटे मैंने कुछ काम दिया तो परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तो सिंपल सा सर्किट दिया, ओ लेवल वाला दिया है। अभी लॉस्ट वोल्ट को आप छोड़ो, आप सिंपल एज दैट सिर्फ मुझे वी बता दो कितना आ रहा है, सिर्फ वी बता दो। भाई हम लोग ऐसे ही करते थे, याद करो ओ लेवल्स में, कि भाई टोटल कंबाइंड रेसिस्टेंस कितनी आ रही है इसमें? 3 ओम्स आ रही है, ओ लेवल वाले तरीके से 3 ओम्स आ रही है। तो क्या मैं इस पूरे सर्किट का करंट निकाल सकता हूं? यानी IT वुड बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3 ओम्स। कर सकते हैं इसको, यही होगा। यहां तक भी पहुंच गए। यही IT कंफर्म इसमें से भी जा रहा होगा। यानी इसका मतलब है कि V शुड बी इक्वल टू IT मल्टीप्लाइड बाय 2 ओम्स। कर सकते हैं इसको। और IT की वैल्यू कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। अगर ये आपने किया तो ये कितना आ जाएगा? 6.7 वोल्ट्स आ गए। अब आप बोलोगे कि सर ये तो 6.7 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मेरा जरा सवाल सुनो, ये मैंने आपके सामने करके दिखाया, प्लीज टेल मी, यहां तक सबको समझ में आया? अब आप एक काम करो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने आपको कहा था कि मुझे इंटरनल रेसिस्टेंस के इफेक्ट्स को
कम करना है, मिटिगेट करना है, ठीक है। अभी सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हो 10 वोल्ट की बैटरी सिर्फ लोड पर 6.7 वोल्ट दे रही है। अब आप एक काम करो, जरा सुनो, यू विल हैव टू रीडू द कैलकुलेशन वंस अगेन। कैलकुलेशन आपको यही दोबारा से करनी है, लेकिन आपके लिए मैं इधर चेंजेस कर रहा हूं, जरा इधर समझने की कोशिश करना है। इसको मैंने हटा दिया इधर से, सही है। इसकी जगह पर मैं एक और रेसिस्टर लगा रहा हूं, जरा इधर देखना। लेट्स सपोज इस बार मैंने जो रेसिस्टर लगाया है वो मैंने 1000 ओम्स का लगा दिया इधर, सही है। अब जरा दोबारा से वोल्टेज तो जरा निकालो कितनी आती है, करो तो सही, निकालो सही, दोबारा निकालो वोल्टेज, V की वैल्यू निकालो। जब तक आप करोगे नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा यार। अभी हमारे पास 6.7 थी, 6.7 मैंने इधर लिख दिया है, लेकिन अब आप एक काम करो, दोबारा से V की वैल्यू निकालो फ्रॉम स्क्रैच, फाइंड इट आउट। कितनी आ रही है? यानी इस बार V की वैल्यू 9.99 वोल्ट्स आ रही है, विच इज वेरी क्लोज टू 10 वोल्ट्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक रूल ये याद रखो, इन ऑर्डर टू मिटिगेट, प्लीज गाइस 9.99 आ रहा है मलाइका, सही है। यू लुक कंफ्यूज्ड एज ऑलवेज, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये 9.99 वोल्ट्स आया, आपने खुद करके देखी कैलकुलेशन, दैट शोज इफ यू वांट टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, आप चाहते हो कि भाई इंटरनल रेसिस्टेंस के असरात जो है वो कम हो जाए, उसको कम करने के लिए एक ही तरीका है, लोड पे जितनी भी रेसिस्टेंस है ना उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दो, समझ गए। यानी इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है? इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है, लोड रेसिस्टेंस बढ़ाने का मतलब यह होगा कि आपके सर्किट के अंदर करंट कम हो जाएगा। अगर करंट कम होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस के इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, वो कम वोल्टेज को वेस्ट करेगा। यह बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, लेट मी रिपीट दिस पॉइंट। करंट को गिरा दो रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस बढ़ाकर। करंट अगर आपने बिल्कुल कम कर दिया तो इसका मतलब है जो आपके लॉस्ट वोल्ट्स होंगे, जो इंटरनल रेसिस्टेंस खा रही थी, वो भी गिर जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इंटरनल रेसिस्टेंस को चैन की नींद सुनाना है, पूरा नहीं सुना सकते हो, एक ही तरीका है, लोड रेसिस्टर बढ़ा दो, सही है, या करंट गिरा दो किसी भी तरीके से, बाय एनी मींस नेसेसरी, समझ गए। और अगर आपने करंट को जीरो कर दिया तो इसका मतलब है कि आपके पास इंटरनल रेसिस्टेंस के कोई इफेक्ट नहीं आएंगे। रियलिस्टिकली जब मैंने आपको बोला था इधर मैंने आपको बोला था कि भाई यहां पर प्लस और यहां पे माइनस लगा था बैटरी पर, मैंने आपको कहा था कि मैंने इसके ऊपर एक वोल्ट मीटर लगाया, लेकिन माइंड यू आइडियल वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं इन्फिनिट है, ऑलमोस्ट इन्फिनिट है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि 5 वोल्ट्स थे तो यहां पे भी 5 वोल्ट्स रीड कर रहा होगा, क्योंकि करंट नहीं था। लेकिन एक बात याद रखना, इवन अगर आप ये रियल लाइफ में भी पुल करोगे ना, तब भी आपके पास एग्जैक्ट 5 वोल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड जो वोल्ट मीटर होते हैं इनकी भी रेसिस्टेंस फाइनाइट होती है, बहुत बड़ी होती है लेकिन फाइनाइट तो है ना। कैलकुलेट तो कर सकते हो ना, यानी अगर 5 मेगा ओम 10 मेगा ओम है तो सही ना। अगर है तो इसका मतलब है कि बहुत छोटा सा करंट तो जा रहा होगा। यह बात समझ में आई? फिर एक ही तरीका है कि आप इसमें से टर्मिनल्स को डिस्कनेक्ट कर लो और जो इस पे लिखा हुआ है, लेबल लिखा हुआ है 5 वोल्ट का, उस पर अंधा भरोसा कर लो। अगर हम लोग डायोड को रिवर्स बायस कनेक्ट कर दें तो नहीं बेटे, रिवर्स बायस में भी हमारे पास लीकेज करंट होता है, आप इसको भी ये चीज रियलाइज करो। आइडियली नहीं होता रियल वर्ल्ड में, अगर डायोड को भी आप रिवर्स बायस्ड ऑपरेशन में भी चला रहे हो तब भी उसमें लीकेज करंट होता है, तब भी आपके पास लॉस्ट वोल्ट्स आएंगे। लीकेज करंट कहीं नहीं जाता, समझ गए? सो दिस इज वॉट इंटरनल रेसिस्टेंस इज ऑल अबाउट। अब एक छोटी सी चीज इधर रह गई है, अगर आपने ये पॉइंट्स नहीं लिखे थे तो प्लीज इसको लिख लो, और इसके बाद जो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, प्लीज